नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आखिरी तस्वीर जो पश्चिम बंगाल से आई थी वो आपने देखी थी। ममता बनर्जी जो व्हील चेयर पर बैठ गई थी, इत्तेफाक से उन्हें एक दुर्घटना में चोट लगी और उसके बाद वो ममता बनर्जी न जाने कितने किलोमीटर्स तक पैदल चला करती थी। उनके पीछे एक हुजूम चला करता था। वो डोर टू डोर कैंपेन भी करने के लिए मशहूर थी। एक स्ट्रीट फाइटर की जो उनकी पूरी एक इमेज रही है, उस सब को रिड्यूस करके किस तरह से वो व्हील चेयर पे आ गई। कई लोगों ने कहा कि ये ममता बनर्जी बंगाल की वो शेरनी जो अब जख्मी हो गई है और पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक, या कहा जाए पहले से भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हैं। और कहीं ना कहीं जो एक पूरी तस्वीर उभर कर आई, जिसे अंग्रेज़ी में हम ऑप्टिक्स कहते हैं, जिस तरह से तस्वीर बाहरी तौर पर नज़र आती है, वो भी इस संकट को भी, इस सदमे को भी एक तरह से उन्होंने एक अवसर के तौर पर बदला। अब ममता बनर्जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे का बैन लगाया है। उनका बयान हम आपको सुनवाएंगे कि किस बयान को पे आपत्ति हुई इलेक्शन कमीशन को और क्यों उनके ऊपर बैन लगा। लेकिन अभी देखिए कि फिर से जो आपदा आई उसको फिर से अवसर में बदलने की जो कोशिश की ममता बनर्जी ने। अब उन्होंने एक तरह से एक मूक तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरना दे रही हैं कलकत्ता में ही। कोलकाता में इस धरने को भी जितने लोग शायद उनके कैंपेन को कवर नहीं करते, जितने लोग इस धरने को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल खामोश तरीके से कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी, बिना किसी बैनर, बिना किसी झंडे के, बिना किसी पार्टी वर्कर के वो नज़र आ रही हैं। यानी कहीं पर तो अपनी स्पीच के ज़रिए और कहीं अपनी खामोशी के ज़रिए जो मैसेज देने का जो उनका काम है, वो एक प्रोडक्ट है पूरा स्ट्रीट फाइटिंग की। शिंगूर और नंदीग्राम, ये दोनों इस तरह के संकट थे जो पूरे मास मोबिलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से ममता बनर्जी पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर जो ये पाबंदी लगाई इलेक्शन कमीशन ने, क्या इलेक्शन कमीशन को आज ये कहा जा सकता है कि वो एक निष्पक्ष तरीके से काम करने वाली सेंट्रल एजेंसी है? क्योंकि पिछले लगातार जब से हम ये विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, उसमें तारीखों के ऐलान से लेकर जो इलेक्शन कमीशन के अलग अलग फैसले रहे हैं, ईवीएम मशीनों को लेकर जिस तरह के शक और शुबे पैदा हो रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आम जनता का कम से कम एक तबका ऐसा है जिसका विश्वास हिल गया है जो निष्पक्षता है हमारी सेंट्रल एजेंसी की, उसकी वजह से। इसके अलावा दूसरी सेंट्रल एजेंसी भी अभी सवालों के घेरे में आई, वो सीआरपीएफ की। किस तरह से वहां 4 लोगों की उन्हीं की गोली से हत्या हुई, उनकी मौत हुई, और उसको लेकर भी लगातार ये सवाल उठता रहा कि जो राज्य हैं हमारे पास, क्या उनके पास उतनी ताकत है भी कि हम जो संघीय ढांचे का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन जो केंद्र में बैठी हुई पार्टी है, जो केंद्र की सरकार है, उसके पास तमाम ताकतें हैं और कहीं ना कहीं जो राज्य हैं हमारे वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं। इस सब के बावजूद भी कि राज्यों को ताकत दी हुई है देश के संविधान ने, जहां ये कहा जाता है कि भारत का जो पूरा ढांचा है लोकतंत्र का, वो संघीय ढांचे पर आधारित है। यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्टेट्स की अपनी पावर है, तमाम स्टेट्स से मिलके भारत एक देश बनता है। तो लगातार जो ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी आरोप लगा रही है इलेक्शन कमीशन पर, सीआरपीएफ पर भी उन्होंने आरोप लगाया। यानी कि साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ईडी का हम जिक्र करें या इलेक्शन कमीशन का हम जिक्र करें या सीआरपीएफ भी अब इस घेरे में आ गई है, या बाकी टैक्स के जो हमारे अधिकारी हैं उनको लेकर, इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनको लेकर तमाम तरह के आरोप ये लग रहे हैं कि इन सेंट्रल एजेंसीज और मीडिया का एक बड़ा धड़ा, एक तरह की एक भूमिका बनाने की कोशिश हो रही है कि हर कीमत पर भाजपा को ये चुनाव जिताना है। ये आरोप बराबर जो है टीएमसी की तरफ से लग रहे हैं। डेरेक ओब्रायन ने कहा, टीएमसी के वरिष्ठ नेता, कि 1919 पत्र या शिकायतें वो इलेक्शन कमीशन को लिख चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि भाजपा के ही दूसरे नेता राहुल सिन्हा, उनके ऊपर भी 48 घंटे का बैन लगाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ के बारे में कहा था कि सिर्फ 4 लोगों को मारा है, 8 लोगों को मारा जाना चाहिए। इस पूरे बैन की और साथ साथ उसके बाद जो धरना है उसकी राजनीति क्या है, और चुनाव के बीचों बीच ये जो रस्साकशी नज़र आ रही है, इसके आखिर क्या मायने हैं, आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के ज़रिए। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर वो बयान कौन सा है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं कि क्या ममता बनर्जी ने वाकई कोई इतना सांप्रदायिक बयान दिया जिस पर इलेक्शन कमीशन को आपत्ति हुई। क्योंकि दूसरी तरफ आप ये देखिए, चाहे वो ममता बेगम कहना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के ज़रिए दीदी ओ दीदी, एक अजीब अंदाज में जिस तरह से उन्होंने कहा, और शुवेंदु अधिकारी के ज़रिए तमाम तरह के कम्युनल बयानात दिए गए, उन सबको एक तरफ ताक पर रखकर ममता बनर्जी के इस बयान को इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसकी अवहेलना करता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों से वो अपील कर रही थी, उन्होंने कहा मेरी गुजारिश है अपने
जो अल्पसंख्यक भाई और बहन हैं उनसे हाथ जोड़कर मैं ये गुजारिश करती हूँ कि माइनॉरिटी वोट को आप बंटने मत दीजिए और उस शैतान इंसान को मत सुनिए जिसने भाजपा से पैसे ले लिए हैं और वो तमाम तरह के सांप्रदायिक बयान देता है। वो व्यक्ति और हिंदू और मुसलमानों के बीच एक द्वेष पैदा करने की कोशिश करता है और उन्होंने वो एक तरह से बीजेपी का एक हथियार है। उन्होंने कहा सीपीएम और बीजेपी दोनों पैसे लेकर लगातार घूम रहे हैं और माइनॉरिटी वोट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से सीधे डायरेक्ट उन्होंने अपील की माइनॉरिटी वोटर्स से। अब ये इलेक्शन कमीशन इसको किस तरीके से समझता है, ये जाहिर है इलेक्शन कमीशन का पूरा फैसला होगा, लेकिन ये बात ज़रूर यहाँ पर उठती है कि क्या जो स्टैंडर्ड, जो पैमाना इस्तेमाल किया गया इलेक्शन कमीशन ने के ज़रिए टीएमसी के लिए, क्या वो पैमाना इस्तेमाल किया गया भाजपा के लिए या फिर वाम दलों के लिए भी। और इसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। कोलकाता से मेरे साथ शुभजीत बागची मौजूद हैं जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नज़र रखते रहे हैं, बीबीसी और द हिंदू अखबार को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और अभी फ़िलहाल वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से वहाँ काम करते हैं। इसके अलावा अजय आशीर्वाद मेरे सहयोगी, कई हफ्ते गुजार के आए हैं पश्चिम बंगाल में, जो कुछ खबरें ला रहे हैं वो काफ़ी हद तक वो जो हम मुख्यधारा की बाकी खबरें देख रहे हैं उससे अलग है उनकी ऑब्जर्वेशंस। तो इस मुद्दे पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो ये पाबंदियां हैं इसकी क्या राजनीति है, ममता बनर्जी के धरने की क्या राजनीति है। सबसे पहले अजय, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि जब ममता बनर्जी को बैन किया गया 24 घंटे के लिए, अभी भी वो धरने पर बैठी हुई हैं, आपको क्या हैरानी हुई कि ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई उस बैन के खिलाफ, या ये ममता ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है? नहीं जी, बिल्कुल। ममता ममता ने बीजेपी को पूरे फ्रंटली एकदम टेक ऑन किया है और उसमें लगातार वो करती आ रही है। उनका इमेज ही स्ट्रीट फाइटर इमेज है और जिस तरीके से वो नंदीग्राम का चुनाव लड़ी, उसके बाद जिस तरीके से लगातार वो सेंट्रल फोर्सेस के पार्शियलिटी, इस इलेक्शन कमीशन के पार्शियलिटी पर अटैक करती रही, उसके बाद जब ये उन पर एक बैन लगा है उनके एक भाषण पर, जबकि ऐसे कई सारे पोलराइजिंग स्पीचेस बीजेपी की तरफ से भी दिए गए और उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, और ममता पर जब हुआ तो एक एक ये ऑप्टिक है, ये पॉलिटिकल ऑप्टिक है जिसको बंगाल की जनता भी समझ रही होगी और उसको समझाने के लिए ममता जो आज बैठी हुई हैं गांधी स्टैचू के नीचे और पूरे 12 घंटे में, वो उस कहीं ना कहीं एक ये दिखता है कि एक ऑप्टिक है कि ममता को पूरे स्टेट मशीन, जो सेंट्रल स्टेट मशीनरी है, उसको एक तरीके से ढकेलने की कोशिश की जी, जा रही है। लेकिन अजय, मैं आपकी इसी बात से दूसरा सवाल भी मेरा आता है कि जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलिए, इससे ममता बनर्जी से बेहतर तो इस बात को कोई नहीं जानता कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है। इस मौके का इस्तेमाल, जितनी फायरी स्पीच उन्होंने दी, अपने दर्शकों को भी हमने सुनवाया और वो बयान भी सुनवाया जिसमें वो कह रही हैं कि मुस्लिम वोटों को बंटने मत दीजिए। मतलब उसमें अगर एक तरह से देखा जाए इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, जब से वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को लेकर जो तारीखें उनका ऐलान हुआ तब से जो सवाल उठने शुरू हुए हैं, बहुत हैरानी और दुख की बात है कि उस इलेक्शन कमीशन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया में उसकी नज़ीर हम दिया करते थे। अलग अलग देशों में जाके हमारा इलेक्शन कमीशन पाठ पढ़ाया करता था दूसरे डेमोक्रेसीज को कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन की जो न्यूट्रलिटी, उनकी जो निष्पक्षता है, उस पर जितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्या ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, जो हमने देखा उनके पार्टी के दूसरे सहयोगी डेरेक ओब्रायन और बाकी तमाम लोग जो कह रहे हैं, आम जनता में इसको लेकर कैसा संदेश जा रहा है? क्या आम जनता ये समझ रही है कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं? जी आरफा, ये आम जनता इसको किस तरीके से समझ रही है, लेकिन जैसे एज जर्नलिस्ट हम लोग जिस तरीके से समझ रहे हैं, जो कि सिर्फ बंगाल ही नहीं बाकी सारे भारतवर्ष में बीजेपी का एक उत्थान हमने 7 वर्षों में देखा है। और ये पहली पहली दफा ऐसा नहीं है जहां पर इलेक्शन कमीशन पर ये एलिगेशन लगाया गया है कि वो बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके समर्थन करती हुई एक जो पॉलिटिकल फील्ड है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड ऑपोजिशन पार्टीज के लिए नहीं छोड़ती है। लेकिन ये बंगाल के लिए, बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर हमेशा से हर चुनाव में रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से शीतलकुची में सेंट्रल फोर्सेस ने एकदम गले में और चेस्ट पे जिस तरीके से उन्होंने एकदम गोली दागा और मॉब कंट्रोल करने के लिए, उसका भी एक टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि वो मतलब भड़काऊ भीड़ नहीं थी, बल्कि सीआरपीएफ ने एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया था एक 15 साल के बच्चे पर। तो अलग अलग वर्जन है, लेकिन ये ईसीआई पे ये सारे लांछन लगते आए हैं।
हालांकि ईसीआई इस पे ये कहेगी कि एक नेता अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही सिर्फ अपील कर रही है तो वो एक तरीके से वो एक सिलेक्टिव अप्रोच है और वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें जो बंगाल के राजनीति को समझ रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से 3 वर्षों में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए और लगातार उसमें भाजपा का क्या रोल रहा, किस तरीके से ये पॉलिटिकल ग्राउंड जो है, इलेक्टोरल ग्राउंड में हिंदू जी मुस्लिम ध्रुवीकरण होता जा रहा है, उसके रेस्पॉन्स में ममता ने ये कहा है और उन पे ये लगातार बीजेपी माइनॉरिटी अपीसमेंट का भी एलिगेशन लगाती रही है। तो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ईसी अपनी तरफ से ये आराम से कहकर निकल सकती है कि इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को डायरेक्टली अपील किया है, जी इसीलिए उन पे ये लगता है। लेकिन वहीं पर जब बात हो रही बिल्कुल शिवाजी जी, इसमें अगर हम रीसेंट हिस्ट्री में देखें, जितना आपने भी बहुत सारे चुनाव अपने जीवन में कवर किए होंगे, मैंने भी कुछ चुनाव कवर किए हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि कब इतना भीषण घोर बदसूरत तरीके से सांप्रदायिक जो कैंपेन चला है, मतलब पता नहीं क्या बाकी है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वाकई कुछ ऐसी हदें भी हैं जो पार करनी बाकी हैं। और इसमें हम देख रहे हैं खासकर भाजपा के ही नेता जो बढ़ चढ़ कर, चाहे वो भी नेता हैं जो टीएमसी में पहले रहे, जिस बदतरीन तरीके से वो तमाम सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं इसको बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करना चाहती हूँ कि जो ममता बनर्जी ने कहा वो सांप्रदायिक है या नहीं, ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल एक नेचुरली ही प्राकृतिक रूप से ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या आपको लगता है कि जो सेंट्रल एजेंसीज का रोल है, जिसमें अभी अजॉय भी जिक्र कर रहे हैं, जो सीआरपीएफ का जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र किया, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का हम बात कर रहे हैं, क्या जो निष्पक्षता है इस चुनाव में वो हम एक निम्नतम स्तर पर नजर आ रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग हिस्सा है। एक, अगर हम सांप्रदायिकता का बात करें ये इलेक्शन में, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें ये पूरा ही सांप्रदायिक लाइन पे, पूरा ही कम्युनल लाइन पे, हिंदू मुस्लिम लाइन पे ये चुनाव हो रहा है। और जितना ये पहले चरण जब हो रहा था उस वक्त इतना नहीं दिखाई दे रहा था, शायद अंदर अंदर हो रहा है। अब तो पब्लिक में आ चुका है। अब तो बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं कि 4 को वहां मारे हैं तो 8 को मारना चाहिए था, जगह जगह शीतल कुची होगा, ऐसा फायरिंग करना चाहिए। ये बीजेपी के स्टेट के टॉप लीडर्स बोल रहे हैं। तो इसका तो एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि अगले चरणों में जहां इलेक्शंस है, जैसे कि नॉर्थ बंगाल में है, पार्ट्स ऑफ मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये सब जगह में है जहां पे दीज आर मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे शायद पोलराइजेशन का मतलब एक कोशिश है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि हम लोग हमेशा, या अपोजिशन पार्टी भी हमेशा, ये बीजेपी का जो सांप्रदायिकता का जो पॉलिटिक्स है उसी को देखते हैं। लेकिन बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है उसका ये एक ही कंपोनेंट है, एक बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन इसको छोड़ के बीजेपी पॉलिटिक्स भी कर रहा है। मतलब ये उनका पॉलिटिक्स का एक कंपोनेंट है, ये सिर्फ उनका सांप्रदायिकता सिर्फ उनका मतलब इंटायर पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो उनकी चुनावी तस्वीर है उसका एक हिस्सा है, ये पूरी तस्वीर नहीं है। ये पूरी तस्वीर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वो क्लास बेस पे भी पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब जो क्लास पॉलिटिक्स है, आप उसको देखेंगे वो किस तरह से कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के अभी भी लोगों का एक लेफ्टिस्ट किस्म का लोग है, लोग लेफ्ट को देखा है। तो ये क्लास पॉलिटिक्स का जो दायरा में, वो क्लास पॉलिटिक्स भी कर रहा है। मतलब ये जो उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को टिकट दिया है, शायद दूसरे पार्टी से ज्यादा उन्होंने गरीब लोगों को टिकट दिया है, तो इसको वो प्रमोट कर रहा है। तो ये मतलब ये रिक्शा चलाता है, वो टंगा चलाता है, इस तरह का पॉलिटिक्स वो कर रहा है। कास्ट पॉलिटिक्स जो है, जो इस स्टेट में मतलब 10 साल पहले हमने देखना शुरू किया, ममता जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो शायद यूपी में हम दिखते थे, और बद्री नारायण जी का बहुत सारे लेख भी है इसके ऊपर। तो ये कास्ट पॉलिटिक्स भी वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कर रहा है। जहां ममता जी ने इसको स्टार्ट किया था उसको काफी आगे ले गया। आप देखिए, ये जो एरिया है, नमोशूद्रो एरिया जो है, बतुआ एरिया जिसे कहा जाता है, यहाँ पे करीब 50, 60, 70 लाख लोग ऐसे होंगे जो ये कम्युनिटी के लोग हैं। तो इन्होंने पूरा ही बीजेपी को वोट दिया था 2019 के इलेक्शन में। अब देखिए, शायद ये लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इसके कारण।
तो इनको अपीज करने के लिए प्रधानमंत्री जी उनके जो मंदिर है, उनके जो मेन मतलब मंदिर है बांग्लादेश में, वहां चले गए वो। तो वो तो उसको आप क्या कहेंगे, वो तो कम्युनल पॉलिटिक्स सच नहीं था, वो तो कास्ट पॉलिटिक्स था। और दूसरे तरह से अभी अजय भी बोल रहा था मुझे कि वो कि शेड्यूल कास्ट एरिया में अगर आप देखेंगे तो पूरा ही मतलब बीजेपी का बात कर रहे हैं। और पिछले इलेक्शन में भी हमने देखे 2019 के जो इलेक्शन हुए उसमें यहाँ पे 68 शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें वो पूरा आधा आधा हो गया। मतलब 44% वोट तृणमूल को मिला था, 44% बीजेपी को मिला था। और तृणमूल को मतलब शायद 34 सीटें मिली थी और बीजेपी को 33 सीटें मिला था। मतलब वो 50-50 हो चुका था। तो ये शेड्यूल कास्ट लोग जो है ये अभी भी बोलेंगे, जैसे कि अजय मुझे बता रहा था कि अभी भी बोलेंगे कि ममता जी बहुत अच्छे लीडर है, उनके स्कीम भी हमको मिला है, लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे। ये क्यों हो जी रहा जी, है? ये बहुत दिलचस्प बात है कि ये इसका जो बहुत सारे इलेक्शन कारण में से एक है कि ये हमेशा दलितों में मतलब दलित के पास गया, उनको बताया कि भाई आपके लिए क्या करना होगा, आप बोलिए हम कर देंगे, मंदिर बना देंगे, ये बना देंगे। मतलब उनका जो आत्मसम्मान का जो इशू है, डिग्निटी का जो इशू है, जो कि दूसरे पार्टी ने कई सारे सालों से एड्रेस नहीं किया है, कि इसको एड्रेस इन्होंने किया है। यानी तो यानी सिर्फ कम्युनल जी हाँ, पॉलिटिक्स नहीं किया है जी हाँ। होगा। तो जो बेहतरीन इलेक्शन जो इलेक्शन की पूरी इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, वो भी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और कहा जाता था कि वो पार्टियां जो जाति आधारित राजनीति करती हैं, उत्तर प्रदेश के मामले में जैसे आप जिक्र कर रहे थे, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का बार बार जिक्र किया। हालांकि ये भी बहुत ही हास्यास्पद है कि कहा जाता है कि यही पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं। भाजपा जब जाति की राजनीति करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, आप हमारे सामने उदाहरण है पश्चिम बंगाल का, लेकिन आप मुख्यधारा की मीडिया में ये बातें कम देखेंगे कि जो पहचान पर आधारित राजनीति है, जाति की पहचान पर आधारित राजनीति है, वो भी उतने ही बेहतरीन तरीके से करती है भाजपा, सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरीके से सामने रख के। लेकिन शुभजीत जी, मैं इस पर एक अलग बहस करूंगी जरूर कि किस तरफ जो है वो इलेक्शन नजर आ रहा है। मैं आपसे अभी जो जानना चाहती हूँ वो ये कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन भी एक तरह से इस पूरे चुनाव में एक पार्टी के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का बैन करना ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए, एक तरह से एक छोटे नेता को, उधर भाजपा के भी कह दिया कि चलिए उनको, हेमंत को भी हमने, जिन्होंने कहा कि 4 के बदले 8 मारने चाहिए थे, उनको भी बैन कर दिया ताकि निष्पक्ष नजर आया जा सके। ऐसे में जो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ बैन और उसके बाद धरने की जो पॉलिटिक्स, इसको आप कैसे देखते हैं? चुनाव के बीचम बीच इसकी क्या पॉलिटिक्स है? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन के साथ तो इनका लड़ाई शुरू से ही जारी है। और ये जो अजय ने कहा कि एक ऑप्टिक्स है, ममता बनर्जी भी उस दिन जब गई थी इसमें अंदर, बूथ के अंदर जाके बैठ गए, तो वो तो ऑप्टिक्स का ही था। मतलब ये लोग इलेक्शन के दिन क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इवेंट कर रहा है। मतलब बीजेपी हो या ममता जी हो, ये कुछ ना कुछ इवेंट कर रहा है। तो उनको लगता है शायद 1%, 8%, 0.5% वोट इधर उधर हो जाएगा, तो उसके कारण तो 12-1 बजे के करीब वो कुछ ना कुछ इवेंट कर देता है आपस में। मतलब आपस में, मतलब ये ममता जी करती है या बीजेपी करती है। तो ये तो एक चीज हुआ, लेकिन एक लार्जर, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है जो कि अभी तक आंसर नहीं हुआ, शायद किसी ने लिखा नहीं है, कि इंडिया के, ये सिर्फ बंगाल का बात नहीं है, पूरे भारत का बात है, कि इलेक्शंस में क्या स्टेट का कुछ भी नहीं चलता है। मतलब स्टेट्स का कुछ, मतलब वो कुछ भी, मतलब ये इलेक्शन देखिए 8 फेजेस में हो रहा है। ये अगर 20 फेज में भी करता, 40 फेज में भी करता, तब भी मतलब स्टेट क्या कर लेता, राज्य सरकार क्या कर लेता, कुछ नहीं कर पाता है। आज यहाँ पे 1000 कंपनी, मतलब 1 लाख से ज्यादा 1,20,000 के ऊपर कंपनी है। ये हमने छत्तीसगढ़ में, बस्तर में देखे हैं। ये यहाँ पे इतना फोर्स यहाँ पे लाया गया है। ये 1000 कंपनी की जगह अगर 10,000 कंपनी मिलाते तो स्टेट क्या कर लेता, स्टेट की पार्टीज क्या कर लेते। ये अगर मतलब जब चुनाव चल रहा है तभी सीबीआई, ईडी से जो कैंडिडेट्स को उठा उठा के इंटरोगेशन कर रहा है, स्टेट क्या कर लिया। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए, एक तो ये स्टेट में कोई अभी वो फेडरलिज्म का कोई सवाल ही नहीं है भाई। मतलब खासकर इलेक्शंस में हमने इस बार देखे कि स्टेट का कुछ नहीं चलता है, जो भी ये बॉडीज डिसाइड करेगा। और ये दूसरे स्टेट को, दूसरे राज्य को, दूसरे पार्टी को मतलब ये चिंता
चिंता करने का विषय है, ये सिर्फ बंगाल का विषय नहीं है। आपने बहुत ही बुनियादी मुद्दा उठा दिया है शिवजी जी आपने कि क्या जो पार्टी अगर खासकर अगर केंद्र में उसकी सरकार है, आज भाजपा की सरकार है, कल को किसी और पार्टी की सरकार होगी, और ये बहुत बुनियादी मुद्दा है लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर, हमारे पूरे फेडरल सिस्टम को, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर कि क्या जो हमारा संघीय ढांचा है वो कितनी कमज़ोर बुनियाद पे काम कर रहा है। हम ये कहते हैं कि भारत जो है वो संघीय ढांचे पर बुनियाद करता हुआ लोकतंत्र है। अजय, ये बताइए कि डेरेक ओब्रायन को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे 1900 पत्र लिखे हैं या हम कहें शिकायतें दर्ज की गई हैं टीएमसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को। तो जब ऐसे वक्त में जबकि सेंट्रल फोर्सेस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इलेक्शन कमीशन जब ये एक पार्टी बन जाए, निष्पक्ष तरीके से काम न करें, तो ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या हम ये कह सकते हैं अभी कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो फ्री एंड फेयर, क्या वो स्वस्थ और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है? जी, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी चरण हुए हैं उसमें वो फ्री एंड फेयर ही चुनाव हुए हैं अभी तक। लेकिन इसमें जो बात उभर कर बाहर आ रही है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑटोनॉमी है वो अब बहुत एक बड़ा तबका सिविल सोसाइटी का है, उस पे वो सवाल पूछ रहा है। एक संघीय ढांचे की तो बात है कि स्टेट का पावर बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन ये हमेशा से ऐसे ही रहा था। मगर उस समय इलेक्शन कमीशन के जो ऑटोनॉमस थी, जैसे टीएन सेशन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए जो सेंटर को खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लगातार बहुत ही सख्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं जो कि सेंटर की मनमानी होने नहीं देते थे। यहाँ पर अब ऐसा नहीं लग रहा है। पिछले जो 4 या 5 जो चुनाव हुए हैं, बिहार में भी हमने देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज है लगातार कंप्लेन करती रही, लेकिन उसका जवाब अपोजिशन पार्टीज को नहीं दिया गया है। और यहाँ पर भी तृणमूल इसी तरीके से, या लेफ्ट के जो लोग हैं वो लोग लगातार ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स जितने भी हो रहे हैं उन पर भी इलेक्शन कमीशन को अपनी अपनी अर्जियां दे रहे हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहा है। तो हर तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, और एज एन ऑटोनोमस बॉडी उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि ये सिविल सोसाइटी को के लिए वो जवाबदेह हैं। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ये होता है कि वो सेंटर या राज्य सरकार पे को अकाउंटेबल नहीं है वो पूरी तरीके से, लेकिन एक जो भारत का सिविल सोसाइटी है उनके प्रति तो वो जवाबदेह है। जब ये इलेक्शन अभी से कुछ साल पहले से जब ये ईवीएम का पूरा चला कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, तो उसको भी उसके अराउंड जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज तक अपनी तरफ से कुछ भी एक पहल नहीं की। उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज लगातार ये कह रहे हैं कि आप हमारे निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, उसके लिए भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब हमने देखा कि कल इलेक्शन के दौरान नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया, तो उनका भी नोटिस हुआ। तो हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ऑप्टिक के लेवल पे ही सब कुछ परसेप्शन का ही गेम है पॉलिटिक्स। सामने से देखने में ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अजय, और हैरानी की बात यह है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब देश का एक बड़ा तबका, और खासकर भारतीय लोकतंत्र में देखिए ना, गरीब आदमी को, जो गरीब हमारा नागरिक है, उसे हमने दिया ही क्या है? लोकतंत्र के हाशिए पे सिर्फ हमने फेंका है, उसे सिर्फ हमने एक चीज़ दी है, वो है बराबरी का वोट का अधिकार। अगर उसके वोट की जो उसकी यानी पवित्रता है, उसके वोट की, उसकी जो कीमत है वोट की, अगर वो भी खतरे में पड़ रही है, और अगर ये डाउट ही है, मैं तो कहती हूँ कि ये अगर शक ही है, उससे शुबा ही है, तब भी उस शक को दूर किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, भारत की सरकार की तरफ से भी, तमाम जो संवैधानिक ताकतें हैं, बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, देखिए कम से कम एक विश्वास होना चाहिए आम आदमी को अपने वोट पर कि वो जिसको वोट दे रहा है उसी पार्टी को वोट जा रहा है। बिल्कुल आखिरी सवाल शिवजीत जी आपसे, उसके बाद मैं बहस खत्म करूंगी कि परसेप्शन दो तरह के देखे गए। ममता बनर्जी चुनाव की शुरुआत में ही उनको चोट लग गई, जख्मी हो गई वो। किसी ने कहा कि ममता बनर्जी जो स्वस्थ थी उससे भी ज़्यादा जो जख्मी ममता हैं वो लोगों को अपील करेंगी, ये दूसरी बात कही जा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने दूसरी तरफ ये भी कहा कि नहीं, ममता बनर्जी की पूरी जो एनर्जी है वो ये है कि वो चलते हुए लोगों से मिलती हुई जाती हैं, और कितने दर्जनों किलोमीटर दूर चल लेती हैं, 20-25 किलोमीटर दूर तो पैदल चल जाती हैं वो। दूसरी तरफ अभी बैन को लेकर भी यही बात की जा रही है कि ममता बनर्जी के बैन से उनकी कार्डर हो सकता है, उनका मोरल डाउन हो, ये एक बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है परसेप्शन की कि नहीं, ममता बनर्जी के सपोर्टर्स उनके साथ और ज़्यादा लामबंद होंगे कि देखिए सेंट्रल एजेंसीज उनके खिलाफ पक्षपाती रवैया अपना रही हैं। आप मुझे जल्दी से बताइए कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, ये बैन को? क्या ये ममता बनर्जी के फेवर में जाएगा या नहीं? ये तो देखिए, ये बोलना बहुत मुश्किल है कि ये फेवर में जाएगा कि नहीं। ये मतलब दो ही चीज हो सकता है।
लेकिन अभी तक हमने जो देखा है पास्ट में कि जितना प्रेशर डालते हैं ममता जी के ऊपर उतना ही ज्यादा वो परफॉर्म भी कर देती है। मतलब ये भी मतलब दूसरों को अगर बताया जाता कि इस तरह से बैन हुआ है तो वो शायद धरने पे नहीं जाती, लेकिन इन्होंने चला गया और आज शाम को वो मतलब वो बैन उठने के बाद तुरंत बाद 10 मिनट बाद वो प्रोग्राम भी कर रही है कहीं पे, पब्लिक मीटिंग भी कर रही है, तो वहां पे वो तो इसी के लेके चर्चा करेगी। तो इसमें एक माइलेज उनको मिलने का संभावना है। लेकिन जो उनका जो मेन इश्यूज जो है मतलब एंटी इनकम्बेंसी एक है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक खास एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसको उनको हैंडल करना ही पड़ेगा किसी तरह से। क्या वो इस तरह का नैरेटिव जो जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है उससे उसको कोई फायदा होगा कि नहीं, वो तो हमको मतलब वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो अभी ये लंबा चुनाव है, आधी लड़ाई जीती जा चुकी है, आधा सफ़र हम पार कर चुके हैं, आधा और बाकी है। आपसे मिलते हैं फिर और इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। मैं ज़रूर जो सोशल इंजीनियरिंग वाला सवाल है, मैं वादा करती हूँ दर्शकों से कि हम वापस आएंगे और इसी पैनल के साथ एक बार फिर से बहस करेंगे। शुक्रिया आप सबका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।